Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 22nd of March 2023, Wednesday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can join Telegram channel for financial related updates as well. And apart from it, you can also join me on Twitter, ResearchGate, Facebook and Instagram. Recommended play speed for this video is 1.25x. Thought of the day is: a mind that is full of conclusions is a dead mind. It is not a living mind. A living mind is free mind, learning and never concluding. और आज के मिंट पेपर की ये अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं जो कि फ्रंट पेज पे दी हुई हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के अप्रॉक्सीमेटली 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल्स आज कवर करेंगे, जिसमें से 3 जो हैं वो मिंट के हैं, रिमेनिंग बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। नो रिकॉर्ड्स ऑफ एमपीसी मीट ऑन इन्फ्लेशन टारगेट मिस आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास किसी भी क्रूशल मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग का रिकॉर्ड नहीं है जो कि 3 नवंबर को हुई थी। और इस पर्टिकुलर मीटिंग में ये डिस्कस किया गया था कि क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन टारगेट मीट नहीं कर पाई। तो बेसिकली आरबीआई के फेलियर को डिस्कस किया गया था। तो एज ऑफ दिस मीटिंग और एज ऑफ दैट टाइम November 3, it was said that this meeting was to discuss the failure of RBI to meet the inflation target, to meet the inflation mandate. लेकिन अगर हम RBI के रिकॉर्ड को देखें, मिनट्स ऑफ मीटिंग को देखें, तो उसमें किसी भी तरह की इस घटना का जिक्र नहीं किया गया, इस मीटिंग का जिक्र नहीं किया गया कि किसमें किस तरीके से RBI का फेलियर हुआ इन्फ्लेशन टारगेट को मीट आउट करने के लिए। ट्रांसपायर्ड मीन्स घटित होना। तो इस घटना के घटित होने का कोई भी रिकॉर्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेंटेन नहीं किया है। एंड सेंट्रल बैंक सेड इन रिस्पॉन्स टू आरटीआई क्वेरी। तो एक आरटीआई क्वेरी डाली गई थी जिसमें पूछा गया था कि 3 नवंबर को जो एमपीसी की मीटिंग हुई थी, उस एमपीसी की मीटिंग में जिसमें डिस्कस किया गया था कि वाई आरबीआई हैज़ फेल्ड टू मीट द इन्फ्लेशन मैंडेट, तो उसको लेकर के आरबीआई ने रिप्लाई किया कि आरबीआई के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है 3 नवंबर की मीटिंग का। तो बेसिकली आरटीआई की रिक्वेस्ट मिंट ने करी थी, जहाँ पर आरबीआई मिंट ने रिक्वेस्ट करा था कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग हैं नवंबर 3 के, वो मिनट्स को अवेलेबल कराए जाएं। तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, सीपीआई हैं, उनके रिप्लाई के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन सॉर्ट इज़ नॉट अवेलेबल विद द आरबीआई रिकॉर्ड। और ऐसा ही रिस्पॉन्स एक अपील जो थी वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राधा श्याम राठौर ने रिप्लाई में भी कहा था कि नो मिनट्स ऑफ मीटिंग अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू एमपीसी मीटिंग दैट हैज़ बीन हेल्ड इन November 3। तो बेसिकली आरबीआई उस इन्फॉर्मेशन को हम कह सकते हैं क्लासीफाइड रखना चाह रहा है कि जहाँ पर डिस्कस किया गया है कि इन्फ्लेशन के टारगेट क्यों अचीव नहीं हुए थे, जहाँ बेसिकली गवर्नमेंट को ये एक्सप्लेन किया गया था कि वाई आरबीआई वॉज नॉट एबल टू कंप्लाई विद द मैंडेट ऑफ MPC. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 1 of Mint paper. EU says it ready to work with India on carbon tax. अगर आपने कल की न्यूज़ एनालिसिस सुनी है तो कल हमने डिस्कस किया था कि इंडिया जो है वो रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज करने के लिए सोच रहा है अगेंस्ट EU। क्यों? क्योंकि EU ने भी कार्बन टैक्स एक प्रपोज किया है फॉर इम्पोजिंग ऑल शॉर्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स दैट इज कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। और इसी पर्टिकुलर प्रपोजल के बाद इंडिया और इंडिया के साथ कई सारे और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ के एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर हैं, उन्होंने ईयू के इस मूव को कंडेम किया था, उसे डिस्क्रिमिनेटरी बोला था। उन्होंने बोला था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। और इसी पर्टिकुलर मूव के बाद यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ कोलैबोरेट करने की अपनी विलिंगनेस बताई है। सो यूरोपियन यूनियन इज़ विलिंग टू कोलैबोरेट विद India in easing the administrative burden for business while enforcing its carbon border adjustment mechanism। CBAM के mechanism को तो enforce करेगा EU। इसमें कहीं भी EU ने किसी भी तरह का रोल बैक जो है वो अनाउंस नहीं किया है, बट यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करेगा कि किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पर या एक्सपोर्टर्स पर ना पड़े। तो बेसिकली 27 जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सारे अब ये CBAM मैकेनिज़्म को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके तहत एक हायर टैरिफ इम्पोज किया जाएगा ऐसे कंट्रीज़ के साथ या ऐसे प्रोडक्ट के साथ जिनका हायर कार्बन फुटप्रिंट है। कल हमने डिस्कस किया था। अगर आपने कल की न्यूज़ नहीं देखी है तो आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। सो जितने भी इश्यूज़ हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने कंसर्न रेज कर रहे हैं, उन कंसर्न को एड्रेस करने के लिए EU ने इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करने की विलिंगनेस जताई है।
क्योंकि इंडिया और बहुत सारे अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग इट इज़ अनजस्टिफाइबल डिस्क्रिमिनेशन टूवर्ड्स द डेवलपिंग नेशन, और इसीलिए ईयू ने बोला है कि फ्रूटफुल डिस्कशन के लिए ईयू जो है वो तैयार है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्री। और हम चाहते हैं कि एक ओपन कन्वर्सेशन हो, जो भी आपके कंसर्न हैं उसको हम रिमूव कर सकें, रिजॉल्व कर सकें, और कलेक्टिवली हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो वो यही हो कि रिड्यूस करें ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को, क्योंकि जिस तरीके से एनवायरमेंटल इश्यूज़ आगे आने वाले टाइम के लिए जनरेट हो रहे हैं, हमने कल आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में भी डिस्कस किया था, तो उनके ईयू के अकॉर्डिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू impose these types of mechanism in order to reduce the carbon emission, or in order to discourage the products or fossil fuel related products that increase the carbon emission or ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो इसीलिए ईयू ने ऑफर किया है कि इंडिया के साथ बात करके ओपन बायलैटरल फोरम में डिस्कशन किया जा सकता है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स। M&M to raise up to $1.3 billion for EV unit. M&M, Mahindra and Mahindra Limited is an advanced talk with global investors। तो जितने भी important global investors हैं उसे एडवांस टॉक के स्टेज पे पहुंच गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा। किस तरह की टॉक? फंड रेज करने के अप्रॉक्सीमेटली $1.3 बिलियन का फंड जो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा रेज करना चाह रहा है बाय सेलिंग द शेयर्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट। सो बाय सेलिंग इट्स शेयर्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट, जो ईवी यूनिट है महिंद्रा एंड महिंद्रा के, उसके कुछ शेयर सेल करके अप्रॉक्सीमेटली 1.3 बिलियन का जो फंड है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा रेज करना चाह रहा है। और इसके लिए कई सारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनसे टॉक पे भी है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो नेगोशिएशन है, डिस्कशन है, वो एडवांस स्टेज पर पहुंच गया, बहुत जल्दी फाइनलाइज होने वाला है। तो बेसिकली 2 ट्रेंचेस में इस फंड को रेज करेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, and primarily through the stake sale in EV subsidy, which is currently valued over 9.1 billion। तो 9.1 बिलियन के वैल्यूएशन पर 1.3 बिलियन का फंड रेज करना चाह रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड क्या है। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, इंडिया बेटर प्लेस देन मोस्ट टू फेस टर्मोइल, RBI रिपोर्ट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट पब्लिश हो गई है ट्यूसडे को, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ प्रोजेक्शन किए गए हैं, कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि इन कंपैरिजन टू द अदर ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज मोर रेजिलियंट एंड इट इज more strong against the high tides of uncertainty। तो बेटर पोजीशन है in comparison to many parts of the world, और आगे आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं अनसर्टनिटी को लेकर के, बैंकिंग सेक्टर की क्राइसिस को लेकर के, उन सब के लिए इंडियन इकोनॉमी जो है वो बेटर प्लेस्ड है। हालांकि हम बार बार अगर हम देखें तो पिछले कुछ मंथ से हम कंटिन्यूसली डिस्कस करते आ रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी काउंटर पार्ट इकोनॉमी से, अदर डेवलपिंग इकोनॉमी से ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा स्ट्रेंथन है, ज़्यादा रिजिलेंट है। ऐसा क्यों? इसका एक बहुत बेसिक रीज़न है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो डिमांड ओरिएंटेड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ डिमांड इतनी, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इसकी वजह से डिमांड जो है हमेशा मार्केट में बनी रहती है। और अगर मार्केट में डिमांड, अगर कितनी भी डिमांड इम्पैक्ट करेगी फिर भी डिमांड रहती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, और अगर डिमांड इम्पैक्ट बहुत नहीं करेगी या मार्केट में डिमांड रहेगी तो डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी होती रहेंगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती रहेंगी तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहेगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न कि कई बार इंडियन इकोनॉमी जो है वो रेजिलियंट फीचर रिफ्लेक्ट करती है अगेंस्ट ऑल द ग्लोबल टर्मोइल, जबकि अदर इकोनॉमीज़ जो होती हैं वो टर्मोइल की सिचुएशन में आ चुकी होती हैं, वो रिसेशन की सिचुएशन में आ चुकी होती हैं, वो इम्पैक्ट होती हैं। इंडियन इकोनॉमी जो है वो रेजिलियंट रहती है, स्ट्रेंथन रहती है अगेंस्ट दीज टाइप्स ऑफ ग्लोबल अनसर्टनिटीज़। इंडिया में इकोनॉमी तब तक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती जब तक कि हमारे जो फैक्टर्स हैं वो डोमेस्टिकली जनरेट ना हो, डोमेस्टिकली कोई इशू प्रॉब्लम ना हो, तब तक इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती। चाहे वो 2008 का रिसेशन आप देख लीजिए, चाहे वो अभी की आप कंडीशन देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें इंडियन इकोनॉमी पर एक्चुअली में नहीं देखने को मिलता है। और यही बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट में कही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल ग्रोथ है वो तो स्लो डाउन रहेगी ही, और रिसेशन जैसा कि प्रोजेक्ट किया गया था 2023 में, तो रिसेशनरी कंडीशंस रहेंगे, कई सारी इकोनॉमीज जो है वो रिसेशन की कंडीशन पर जाएंगे, बट इंडिया विल इमर्ज फ्रॉम द पैंडेमिक ईयर्स स्ट्रॉन्गर देन द इनिशियल
थॉट्स। तो इंडिया के बारे में जो सोचा गया था कि जिस पेस से इंडिया इमर्ज करेगा पैंडेमिक के बाद, उससे ज़्यादा पेस से, उससे ज़्यादा स्पीड में, उससे ज़्यादा ग्रोथ रेट से इंडिया जो है वो इमर्ज करेगा। तो बेसिकली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो यूएस बैंकिंग क्राइसिस हो रही है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर हम देखें इंडियन इकोनॉमी पर तो वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये आरबीआई के गवर्नर पहले भी कह चुके हैं कि यूएस बैंकिंग क्राइसिस का इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बट मार्केट्स वर ब्रेसिंग फॉर टाइटर फाइनेंशियल कंडीशन। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वैक्यूम रहेगी इंडियन इकोनॉमी। टाइटर फाइनेंशियल कंडीशंस जो हो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा है और प्रॉबेबली आरबीआई आगे आने वाली एमपीसी में और ज़्यादा टाइट पॉलिसी रेट हाइक पर जा सकती है। तो जिसकी वजह से जो लिक्विडिटी क्रंच है वो मार्केट में बनेगा और मार्केट को भी कॉशियस किया है कि मार्केट आगे आने वाले कंडीशंस के लिए तैयार रहे। तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ट्रेड ऑफ करेगा बिटवीन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न एंड डिस इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो ओवरऑल ट्रेड ऑफ की बात है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन दोनों के बीच में आरबीआई को ट्रेड ऑफ करना है। तो आरबीआई के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी कंसर्न बना हुआ है पॉलिसी मेकर्स के लिए। अगर सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें तो फरवरी में थोड़ा सा सॉफ्ट हुई, लेकिन अभी भी ये आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट से ऊपर। अगर कोर इन्फ्लेशन तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल स्टिकी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा कोर इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस या बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को नहीं मिला। हालांकि डब्ल्यूपीआई जो है वो अपने सिंगल डिजिट में आ चुकी है पिछले कुछ मंथ्स में, और इकोनॉमिस्ट भी ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगर डब्ल्यूपीआई स्लो डाउन हो रही है, मॉडरेट हो रही है, ईज आउट हो रही है, तो आगे आने वाले टाइम में यही सेम ट्रेंड हमें सीपीआई में देखने को भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर प्राइवेट कंजप्शन की बात करें तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट कंजप्शन है उसमें स्लो डाउन देखने को मिलेगा, और इसका जो रीज़न है दैट इज़ एलिवेटेड इन्फ्लेशन। तो एलिवेटेड इन्फ्लेशन की वजह से प्राइवेट कंजप्शन डिक्लाइन करेगा, जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं वो भी डिक्लाइन करेंगे। ऑल्दो आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा टाइटर फाइनेंशियल कंडीशंस फेस करनी पड़ सकती है इंडियन इकोनॉमी को, इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, बट इन कंपैरिजन टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया इज़ वेल पोजिशन। So these are the key points. Fear is creeping back. Risk to financial stability in many economy. RBI now cast model project real GDP growth at 5.3% for financial year 23. So quarter 4 में अप्रॉक्सीमेटली Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 आरबीआई इज एक्चुअली एंटिसिपेटिंग 5.3% जीडीपी ग्रोथ रेट। तो ये याद रखें Q4 का है, यानी जो क्वार्टर अभी मार्च में एंड होने वाला है। और आरबीआई के अकॉर्डिंग सप्लाई चेन प्रेशर भी रहेगा, प्राइवेट कंजप्शन डिक्लाइन करेगा, हालांकि सर्विस एक्टिविटी में हमें रीबाउंड देखने को मिल सकता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। कोल क्रूड ऑयल स्पाइक लीड टू पोर्ट कार्गो चार्ज इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो इंडिया के जो स्टेट ओन पोर्ट्स हैं दे हैव रजिस्टर्ड द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्यूरिंग द 11 मंथ ऑफ ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 23 की बात हो रही है। इसके इनिशियल 11 मंथ यानी अगर मार्च को छोड़ दें यानी अप्रैल से लेकर के फरवरी तक के अगर टाइम पीरियड को देखें तो इस ड्यूरेशन में जो इंडियन स्टेट ओन पोर्ट है उन्होंने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रजिस्टर करी है। रीजन ड्यू टू इनहैंस सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड कोल, इंक्रीज्ड कोस्टल शिपिंग ऑफ डोमेस्टिक कोल एंड राइजिंग crude oil import। तो because of these 3 reasons, Indian state owned जो port है they have maintained a very strong growth rate during the 11 months of this financial year. As per the recently released data by government, cargo growth has been approximately 9.4%। तो 9.4% का कार्गो ग्रोथ रेट रहा है इंडिया के जो स्टेट ओन पोर्ट्स हैं। किसमें? 11 महीनों में। फाइनेंशियल ईयर 23 के जो इनिशियल 11 मंथ हैं उसमें कार्गो में अप्रॉक्सीमेटली 9.4% का ग्रोथ रेट देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 711 मिलियन टन के वॉल्यूम का जो कार्गो है वो शिप हुआ है। रीज़न क्या है? इम्पोर्टेड कोल की सप्लाई बढ़ी है, कोस्टल शिपिंग बढ़ी है डोमेस्टिक कोल की, और इसके अलावा जो क्रूड ऑयल है उसका इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज 3 रीजन इंडियन कार्गो हैज सीन और द स्टेट ओन पोर्ट हैज सीन 9.5% ग्रोथ रेट इन कार्गो।
और अगर हम थोड़ा सा और अगर इंटरनेशनल सिनेरियो को देखें तो ये जो ग्रोथ हमें कार्गो में देखने को मिली, कब देखने को मिली, जबकि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो स्लो डाउन है। और अब हमें वर्ल्ड वाइड ये इंटरनेशनल ट्रेड में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। क्यों स्लो डाउन देखने को मिला? बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। बहुत ज़्यादा जो सेक्टर्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, उनका इम्पोर्ट जो है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों ही इम्पैक्ट हुआ है। तो ग्लोबली तो ये समय इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो स्लो डाउन चल रहा है। अगर इंडिया के केस में कोल की सप्लाई, क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट, सब इम्पोर्टेड कोल की जो सप्लाई, इन सब की वजह से हमें जो कार्गो है उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओवरसीज़ कार्गो हैंडल्ड एट मेजर एयरपोर्ट इंक्रीज बाई 10%। जो इंटरनेशनल हम बोल सकते हैं ओवरसीज़ कार्गो होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उसमें 10% का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। और अगर उसमें से मेजर पोर्ट्स की बात करें तो मेजर पोर्ट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए इंडिया के पास कितने टोटल पोर्ट हैं, और उसमें से मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट कितने हैं, कितने मेजर पोर्ट हैं और कितने माइनर पोर्ट हैं। तो अगर मेजर पोर्ट्स की बात करें तो उनमें हमें 7.1% का इंक्रीज देखने को मिला है कोस्टल कार्गो में। जो कोस्टल कार्गो हैंडल किया है मेजर पोर्ट्स ने, उसने अप्रॉक्सीमेटली 7.1% का इंक्रीज देखने को मिला ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो पैंडेमिक के बाद इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड न्यूज़ फॉर पोर्ट्स एंड कार्गो हैंडलर्स। और अगर हम कमोडिटी वाइज ग्रोथ देखें तो कंटेनर, POLS क्रूड, थर्मल कोल, POL प्रोडक्ट्स, आयरन ओर, अदर कोल, कोकिंग कोल, आयरन एंड स्टील, फूड ग्रेन्स, माइनस पल्सेस एंड फर्टिलाइजर। तो हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज है वो एनर्जी सेक्टर या एनर्जी जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉसल फ्यूल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके इंपोर्ट में हमें देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज ईयर बाई ईयर चेंज। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। RBI स्नैप्स 2 month of dollar buys, net sale $384 million in market in Jan। तो बेसिकली इसमें RBI के जो इंटरवेंशन हुए थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो इंटरवेंशन हुए थे, किस लिए इंटरवेंशन? डॉलर और इंडियन रुपी के जो वैल्यूएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, हम बोल सकते हैं जो एक्सचेंज रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो उसकी न्यूज़ है। और इस न्यूज़ के साथ 2 और न्यूज़ भी दी हुई हैं जो कि RBI के इंटरवेंशंस, NRI डिपॉजिट्स और आउटवर्ड रेमिटेंस से रिलेटेड है। इन तीनों न्यूज़ को हम कलेक्टिवली इसी पर्टिकुलर सेक्शन में कवर करेंगे। तो देख लेते हैं पहली न्यूज़। RBI snaps 2 month of dollar buys, net sale $384 million in market in Jan। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली $384 मिलियन सेल किए हैं डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में केवल और केवल जनवरी मंथ में। तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल, या हम बोल सकते हैं सिंपली फॉर्म में, रुपी को कंट्रोल करने के लिए, रुपी डेप्रिसिएशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली $384 मिलियन सेल किए हैं डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, स्नैपिंग 2 months ऑफ डॉलर परचेज बाई सेंट्रल बैंक। और इससे पहले अगर हम देखें जनवरी से पहले तब तो नवंबर दिसंबर में अप्रॉक्सीमेटली जो RBI था वो नेट डॉलर परचेज कर रहा था, मतलब डॉलर परचेज की सिचुएशन थी। बट जिस तरीके से ग्लोबल टर्मोइल देखने को मिला उसकी वजह से जनवरी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली $385 मिलियन जो है वो सेल किया है डोमेस्टिक मार्केट में इन ऑर्डर टू कंट्रोल द डिक्लाइनिंग इंडियन रुपी वैल्यू। तो बेसिकली अगर तो पूरा ट्रेड ऑफ देखें तो RBI ने अप्रॉक्सीमेटली 12.9 बिलियन जो डॉलर हैं वो खरीदे हैं और 13.29 बिलियन डॉलर करेंसी मार्केट में सेल किए हैं। जो डिफरेंस है दैट इज नेट सोल्ड का। और अगर हम डॉलर और इंडियन रुपी का ट्रेड जनवरी के मंथ में देखें तो जनवरी के मंथ में हमें इंडियन रुपी में एक शार्प एप्रिसिएशन देखने को मिला था। अप्रॉक्सीमेटली 0.9% से इंडियन रुपी जो था वो स्पाइक किया था, बोल सकते हैं इंक्रीज किया था, अप्रिशिएट किया था इन द मंथ ऑफ जनवरी। और उसका रीज़न अब यही रीज़न था कि उस समय जो RBI था वो स्ट्रांगली इंटरवेंशन कर रहा था फॉरेन मार्केट में, डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, बाय सेलिंग द डॉलर। अब क्वेश्चन ये उठता है क्यों ऐसा किया? जनवरी में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्यों इंडियन रुपी को अप्रिशिएट किया है? क्योंकि अगर आपको पता हो तो यूनियन बजट जो था वो February 1 में प्रेजेंट किया जाना था। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनवरी के मंथ में इंडियन रुपी को बोल सकते हैं ज़्यादा फ्लक्चुएशन से सेव करने के लिए, ज़्यादा डेक्लाइन से सेव करने के लिए ये इंटरवेंशन किए थे। हालांकि इन इंटरवेंशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो देखने को नहीं मिला था। जो इंडियन करेंसी थी बाय द एंड ऑफ जनवरी वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गई थी। तो इंडियन करेंसी को स्टेबल रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनवरी में ये इंटरवेंशन किए थे।
और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता हो कि आरबीआई कैसे इंटरवेंशन करती है। बेसिकली आरबीआई डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में या तो डॉलर को सेल करेगी या डॉलर को परचेज करेगी, और यही डॉलर की सेलिंग और परचेज को हम बोलते हैं आरबीआई इंटरवेंशन। क्यों करती है? इंडियन रुपी का जो वैल्यू होती है उसको मेंटेन करने के लिए। अगर इंडियन रुपी की जो वैल्यू है, अगर इंडियन रुपी डेप्रिशिएट करना, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं, अगर इंडियन रुपी कंटिन्यूअसली डेप्रिशिएट कर रहा है मतलब अगर उसकी वैल्यू डिक्लाइन कर रही है अगेंस्ट यूएसडी, अगेंस्ट डॉलर, तो उस केस में जो आरबीआई है वो डॉलर सेल करता है, डॉलर की सेलिंग होती है। और अगर इंडियन रुपी एप्रिशिएट कर रहा होता है, अगर इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो बढ़ रही होती है अगेंस्ट यूएसडी और अगेंस्ट यूएस डॉलर, तो उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉलर को परचेज करता है इन ऑर्डर टू इम्पैक्ट द सप्लाई ऑफ डॉलर, जिसकी वजह से इंडियन रुपी का वैल्यूएशन, डॉलर की वैल्यू और डॉलर का वैल्यूएशन, इंडियन रुपी का वैल्यू, इंडियन रुपी का वैल्यूएशन जो है वो डिक्लाइन और अप्रिशिएट करती है। तो बेसिकली इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं आरबीआई का इंटरवेंशन, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हो चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में हो। एंड दिस इज द मार्केट मूवमेंट सिंस अप्रैल 2022 टू जनवरी 2023, नेट परचेज सेल ऑफ डॉलर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम देख सकते हैं कि किस किस मंथ में डॉलर ने कितना परचेज या कितना सेल किया है डॉलर का। माइनस है अगर तो दैट इज सेल, अगर पॉजिटिव है वो वैल्यूएशन तो दैट इज परचेज। तो इस तरीके से हम जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि लास्ट 2 मंथ में नवंबर और दिसंबर के पीरियड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परचेज किया था, बट जनवरी में सेल किया था, तो माइनस का है। तो माइनस मीन्स सेल और प्लस की जो वैल्यूएशन है उसका मीन्स डॉलर उतना परचेज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एनआरआई डिपॉजिट्स इनफ्लो मोर देन डबल। तो बैंक अकाउंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनआरआईज बोलते हैं, हैव रिसीव अप्रॉक्सीमेटली $5.95 billion during this period, April 2022 to January 2023, जो कि पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर के इक्विवेलेंट पीरियड, फाइनेंशियल ईयर 22 के इक्विवेलेंट पीरियड के कंपैरिजन में जस्ट डबल है। फाइनेंशियल ईयर 22 के इसी सेम पीरियड में अप्रॉक्सीमेटली लास्ट ईयर वो 2.7 बिलियन का जो रिसीव किया था एनआरआईज ने, जो कि इंक्रीज होकर के 5.95 बिलियन पहुंच चुका है इस पीरियड में। तो एनआरआई डिपॉजिट इनफ्लो में हमें जस्ट डबल का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा और डीपली देखा जाए तो दिसंबर के कंपैरिजन में जनवरी 2023 में भी हमें एनआरआई डिपॉजिट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। जनवरी में अप्रॉक्सीमेटली $136.81 बिलियन का एनआरआई डिपॉजिट रहा, जो कि दिसंबर में $134.48 बिलियन था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई, लास्ट ईयर जुलाई, फाइनेंशियल ईयर जुलाई में, फाइनेंशियल ईयर 22 जुलाई में कुछ स्टेप्स लिए थे, कुछ मेजर्स लिए थे, इनहेंस द इनफ्लो इनटू एनआरआई अकाउंट्स। उसका इम्पैक्ट अब हमें विजिबल होना शुरू हो चुका है। कई सारे मेजर्स लिए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन ऑर्डर टू प्रमोट द नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आउटवर्ड रेमिटेंसेज इन अप्रैल एंड जैन सरपासेस फाइनेंशियल ईयर 22। तो एनआरआई डिपॉजिट्स के बाद जो आउटवर्ड रेमिटेंसेज है, आउटवर्ड रेमिटेंसेज मीन्स इंडिया से बाहर जो रेमिटेंस जाता है, इंडिया से बाहर जो पैसा जाता है, किस तरह के फॉर्म में जाता है? या तो मेडिकल टूरिज्म के फॉर्म में जाता है, इंटरटेनमेंट टूरिज्म के फॉर्म में जाता है, या कई तरह के अदर जो पेमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, आउटवर्ड रेमिटेंसेस। तो एनआरआई डिपॉजिट्स में तो इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही सेम डिक्रीज सेम इंक्रीज हमें, जिस तरह से एनआरआई डिपॉजिट्स इंक्रीज हो रहा है उसी तरीके सेम इंक्रीज हमें आउटवर्ड रेमिटेंसेस के केस में भी देखने को मिल रहा है फ्रॉम अप्रैल टू जनवरी 2023 पीरियड। और ये जनवरी 2022 के पीरियड से, अप्रैल टू जनवरी 2022 के पीरियड से ये ज़्यादा है। तो एडेड बाय इंटरनेशनल travel outward remittances under Reserve Bank of India liberalized remittance scheme during April to January period of 2023 already surpassed the financial year 2022 फिगर। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज़ किया है, मंथली बुलेटिन का जो मार्च का रिलीज़ किया है उसके अकॉर्डिंग जो आउटवर्ड रेमिटेंसेज रहा अंडर द LRS स्कीम, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, वो अप्रॉक्सीमेटली $22.08 बिलियन रहा ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी अप्रैल से लेकर के जनवरी तक का जो डेटा है, यानी Q1, Q2 और Q3 के ड्यूरेशन में इंडिया से जो आउटवर्ड रेमिटेंसेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली $22.08 बिलियन का आउटवर्ड रेमिटेंस देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग दिस
पीरियड। और अगर केवल जनवरी की बात हो तो केवल जनवरी में $2.72 बिलियन का आउटवर्ड रेमिटेंसेस रहा। तो हम देख सकते हैं मंथ वाइज अगर आप देखना चाहें तो दिस इज द अमाउंट ऑफ आउटवर्ड रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया। रीजन LRS रेमिटेंस जो स्कीम है उसकी वजह से ये आउटवर्ड रेमिटेंसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 में पैंडेमिक की वजह से जो आउटवर्ड रेमिटेंस है वो बैडली इम्पैक्ट हुआ था। ये पैंडेमिक रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन से ट्रैवल पर जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो नहीं हुआ था। हालांकि पैंडेमिक के बाद से आउटवर्ड रेमिटेंसेस और NRI डिपॉजिट्स दोनों के ही केस में इंक्रीज देखने को हमें मिल रहा है। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। फ्रेमवर्क टू रिड्यूस टैक्स बर्डन ऑन PEVC इन वर्क। PE स्टैंड्स फॉर प्राइवेट इक्विटी, VC स्टैंड्स फॉर वेंचर कैपिटल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेसिकली इवेल्युएटिंग द मेजर्स टू ब्रिंग डाउन द टैक्स बर्डन ऑन फॉरेन इन्वेस्टर। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स मीन जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उन पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स बर्डन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है। तो बेसिकली गवर्नमेंट इज इवेल्युएटिंग द डिफरेंट मेजर्स, डिफरेंट options to bring down the tax burden on foreign investors that put money in alternative investment funds, AIFs, through venture capital and private equity domicile in India. तो बेसिकली फंडिंग को इजी करने के लिए और ज़्यादा फंड अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स पर इस टैक्स को रिड्यूस करने की बात करेगी। टैक्स रिड्यूस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंड करेंगे। तो बेसिकली फंडिंग एवेन्यूज़ को इम्प्रूव करने के लिए, फंड्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एक फ्रेमवर्क तैयार कर रही है जिसके तहत फॉरेन इन्वेस्टर्स पर यूनिफॉर्मली जो टैक्स बर्डन्स हैं वो रिड्यूस किए जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ₹8,000 crore Foxconn plant gets Karnataka government note. So finally, Karnataka government has approved a project of Foxconn on High Technology India mega development that may see an investment of approximately 8K crore. The project will create approximately 50,000 jobs in the particular place. और बहुत टाइम से फॉक्सकॉन के इन्वेस्टमेंट को लेकर के कन्फ्यूजन था। दो पर्टिकुलर जो रीज़न थे वो इसको लेकर के क्लैश में थे। तेलंगाना और कर्नाटका गवर्नमेंट जो साइमल्टेनियसली यही क्लेम कर रहे थे कि हमारे यहाँ फॉक्सकॉन आ रहा है, हमारे यहाँ फॉक्सकॉन। और फाइनली इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी आ गई कि जो फॉक्सकॉन है वो कर्नाटका में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है 8,000 करोड़ का। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया आईज की रोल इन ग्लोबल 6G सैटकॉम पॉलिसी मेकिंग। तो अप्रॉक्सीमेटली 5G का जो रोल आउट है लगभग सभी कंट्रीज़ में स्टार्ट हो गया है। अब जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है दैट इज़ ITU वो अब 6G और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी या 6G के लिए जो रूल्स हैं, पॉलिसी फ्रेमिंग है उसको कर रहा है। और इंडिया जो है उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा से रखना चाहता है फॉर दिस पॉलिसी मेकिंग। सो विद द ग्लोबल फोकस ऑन इट्स टेलीकॉम एंड डिजिटल इंडस्ट्री, नाउ इंडिया इज पुशिंग फॉर ग्रेटर से इन ऑनगोइंग पॉलिसी मेकिंग एट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये आप याद रख सकते हैं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में भी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल लेवल पर जो टेलीकॉम पॉलिसी होती है उसको तैयार करते हैं। और इंडिया इस बार इस पर्टिकुलर पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। सो ऑफिशियल ऑन G20 has used this G20 platform to drive India's vision and ensure that it does not miss out on talks shaping the next set of global policy on technology। तो 6G पर पॉलिसी फ्रेमिंग तैयार करी जा रही है और इंडिया फ़िलहाल के लिए ये नहीं चाहता कि वो किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर फोरम में अपनी से को ना रखे। तो G20 को यूज़ करते हुए इंडिया जो है वो इस पर्टिकुलर ITU में अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसको इंक्रीज़ करना चाहता है। सो न्यू दिल्लीज ग्लोबल टेलीकॉम प्ले। What is this ITU? ITU is United Nations Specialized Agency for Telecommunication Policy Making। तो ये UN की एजेंसी है and currently it is considering India's view on users enabling tech and standard for 6G। Apart from it, this global body also oversees the allocation of different radio frequencies for satellite industry। And India has recently won an election to Radio Regulation Board RRB under ITU। तो इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है फिलहाल अब इस पर्टिकुलर फोरम मल्टीलैटरल फोरम में भी इंक्रीज हो रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। IFSA पैनल टू एक्सप्लोर वेज टू ब्रिंग होम इंडियन स्टार्टअप्स। तो बेसिकली ऐसे इंडियन स्टार्टअप्स जो कि किसी इंडियन एंटिटी के थ्रू ओन करे जा रहे हैं बट वो कहीं और किसी और कंट्री में रजिस्टर्ड हैं, उनको वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सोच रही। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर
जिसको हम IFSCA भी बोलते हैं, उसने एक कमेटी फॉर्म करी है। उस कमेटी का काम क्या है? उस कमेटी का काम ये है कि इस तरीके से फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया जाए, इस तरीके से रिकमेंडेशंस दी जाएं कि जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो कि अदर कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड हैं उनको वापस इंडिया लाया जाए। तो बेसिकली जो गिफ्ट सिटी है, जो अदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसको प्रमोट करने के लिए, या हम बोल सकते हैं उनमें रजिस्ट्रेशन को प्रमोट करने के लिए फ़िलहाल के लिए IFSCA ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है। और उस कमेटी का काम ये हो कि आप रिकमेंडेशन दीजिए, आप फ्रेमवर्क तैयार करिए कि कैसे जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो बाहर रजिस्टर्ड हो रहे हैं या हो चुके हैं, किस तरीके से वापस गिफ्ट सिटी और अदर इस तरह के SEZ में लाया जाए। तो कमेटी को कौन हेड करेगा? RBI के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर G पद्मनाभन, वो इस पर्टिकुलर कमेटी को हेड करेंगे। तो बहुत सारे रेगुलेटरी, टैक्स, लीगल और अदर प्रोस्पेक्टिव्स को देखा जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि कैसे इन जो स्टार्टअप्स हैं, जो इंडियन स्टार्टअप जो बाहर रजिस्टर्ड हैं, उनको किस तरीके से गिफ्ट सिटी में लाया जाए, कैसे गिफ्ट सिटी को एक प्रेफर्ड लोकेशन बनाई जाए स्टार्टअप्स के रजिस्ट्रेशन के लिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.